फेज, चैप्टर का नाम ट्रांजिशन टू स्टेट, ट्रांजिशन टू स्टेट एंड सोशल फॉर्मेशन। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 9 आ रहा है, ये है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। उसके बाद देखिए चैप्टर 10 आ रहा है, ये है टेरिटोरियल स्टेट्स, टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द फर्स्ट मगधन एम्पायर, फर्स्ट मगधन एम्पायर। उसके बाद देखिए चैप्टर 11 आ रहा है, ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन्स। उसके बाद देखिए चैप्टर 12 आ रहा है, स्टेट एंड वर्ण सोसाइटी इन द एज ऑफ बुद्धा। अब इन सब में से हमने चैप्टर 8 तो कर लिया है ना, द लेटर वैदिक फेज ट्रांजिशन टू स्टेट एंड सोशल फॉर्मेशन। तो हमने ये ट्रांजिशन समझ लिया ना, अब इसको कंसंट्रेट करने का टाइम आया है। तो चैप्टर 9, 10, 11, 12 ये सारे डील करेंगे 600 BC से 323 तक, जब तक चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बैठ जाता अपनी पोजीशन पे। तो 600 से 323 BC तक का पीरियड है ये। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? रिलीजियस एस्पेक्ट पे जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ना है। इसी में हमने 516 से ईरानियंस के इन्वेजन पढ़ने हैं, ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन्स में। और इसी में हम फिर पढ़ेंगे कि किस तरह से सोसाइटी में चेंज आता है, वर्ण सिस्टम में कैसे स्टेट फॉर्म होते हैं, और फिर कैसे टेरिटोरियल एक्सपेंशंस और पहला मगध एम्पायर मिलता है। तो कुल मिलाकर के हम किस सीक्वेंस में घर जाके चैप्टर पढ़ेंगे? हम घर जाके ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर 12। ओके, सबसे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा? उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 10। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन, और लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर 9। ओके, तो चैप्टर 12 पहले स्टेट एंड वर्ण सोसाइटी इन द एज ऑफ बुद्धा, फिर चैप्टर 10 टेरिटोरियल स्टेट एंड द फर्स्ट मगध एम्पायर, फिर चैप्टर 11 ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन, और फिर चैप्टर 9 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब आप एक काम करेंगे कि जब आप चैप्टर 12, उसके बाद चैप्टर 10, उसके बाद चैप्टर 11 कर लेंगे, तो ये 3 चैप्टर 11th क्लास से करके थोड़ा पॉज दे देना, और पॉज दे के आप क्लास 6 से चैप्टर करेंगे महाजनपदा और द राइज ऑफ मगध एम्पायर। आई गेस दिस इज चैप्टर 4 और 5 6th क्लास का मेरे बच्चों। तो आप एक काम कर लेना, जिस सीक्वेंस में ये मैंने चैप्टर बताया ना, चैप्टर 12 देन 10 देन 11th क्लास के ये 3 चैप्टर करके आप सीधे चले जाना 6th क्लास में, चैप्टर 4 कर लेना, राइज ऑफ मगध किंगडम माने महाजनपद। फिर उसे खत्म करके वापस आना 11th क्लास पे, और ये चैप्टर 9 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। वो 6th क्लास वाला जब चैप्टर करोगे ना, ऐसा लगेगा कि क्यों ही किया है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम 2-2, 3-3 एक्स्ट्रा चीजें सर्च करने के लिए ये पढ़ रहे हैं। उसमें 1 या 2 बातों का जिक्र आएगा कि चंपा का पोर्ट किस किस वजह से इंपॉर्टेंट था, मगध में क्या क्या इंपॉर्टेंट था। तो मगध के ऊपर जब MCQ आया है, तो वो पॉइंट NCERT में कहीं एक्सप्लेन नहीं है, जो सिर्फ 6th क्लास की बुक में एक्सप्लेन है कि साउथ से स्पाइसेस आया करते थे चंपा के पोर्ट के थ्रू, इस वजह से मगध स्ट्रांग हुआ इतना। अदरवाइज इतना इजी नहीं था, क्योंकि और भी स्टेट थे, जैसे उज्जैन भी था, वो भी बराबर था, वो नहीं हो पाया क्योंकि उसे कोस्टल ट्रेड का बेनिफिट नहीं मिला जो मगध ले गया। और ये 6वीं क्लास की बुक में बताया है, 11th की बुक में नहीं है, और क्रॉनिकल में भी नहीं बताया उस लेवल पे। आई बात समझ में? तो इस चीज को ध्यान में रखना। सिर्फ 2-2 बातें चाहिए होती है हिस्ट्री में, इसके लिए पढ़ना पड़ती है इतनी बुक्स, बाकी तो सब सेम ही रहता है। ओके, पीरियड एकदम याद रखिए 600 BC।
और आज हम उसके आगे जा रहे हैं। लेमैन लैंग्वेज में इसको दो तरह से जानते हैं, तीन तरह से जानते हैं। महाजनपद का पीरियड, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का पीरियड, या बुद्धिज्म और जैनिज्म का पीरियड। चलिए फ्लो को अंडरस्टैंड करते हैं। ये वो पॉइंट है 600 BC का जब आपको लिटरली जो अब तक के छोटे छोटे जनपद हैं लास्ट 400 ईयर में जो बने 1000 से 600 में, जिनका कंसंट्रेशन पीरियड में मानता हूँ 800 से 600 BC, यानी कि अभी रीसेंट 200 ईयर्स, उन सालों में जो कंसंट्रेट हुए हैं, जिनमें नाम क्या है इम्पोर्टेंट, कुरु है, आपने देखा, कौशल है, विदेह है, पंचाल है, कौसाम्बी है, मगध का जिक्र आता है थोड़ा थोड़ा, तो ये इम्पोर्टेंट है। अवंती भी है, वत्स जिसे कहते हैं, वत्स भी है, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो ये एरियाज हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मुद्दे की बात क्या है, चेंजेस आ जाएंगे और अब आपको ये छोटे जनपद बड़े किंगडम्स में ऑब्जर्व होंगे, तो महाजनपदा नजर आएंगे। बुद्ध और जैन टेक्स्ट को देखें तो 16 महाजनपदों का जिक्र आता है, ये मैं आपको लिखा दूंगा सारे 16 महाजनपद। अब आपको क्या नजर आएंगी, सिंपल सिंपल चीजें समझते हैं। अगर आप पहली बार देखें तो आपको पहली बार सिटी लाइफ ऑब्जर्व होगी, सिटी लाइफ यानी कि अर्बनाइजेशन। तो इसी के थ्रू टारगेट करते हैं, ऐसा क्यों होगा, सिटी लाइफ और अर्बनाइजेशन क्यों ऑब्जर्व होगी। देखिए लास्ट 400 ईयर्स में 1000 से 600 BC तक कुछ चीजें होंगी, जैसे क्राफ्ट एक्टिविटी शुरुआत होंगी। और इन क्राफ्ट की बात करें तो क्राफ्ट में आपको पॉटर्स नजर आएंगे, आपको वीवर्स नजर आएंगे, आपको मेटल वर्कर्स धमित्रीज नजर आएंगे, आपको तक्षण कारपेंटर नजर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कौन हो सकता है, तो मेटल वर्कर है, वीवर है, पॉटर है, कारपेंटर है, और कौन सा समाज पढ़ा है आपने, हाँ जी, रथकाराज, तो वो सारे मेटल वर्कर में आ जाएंगे। ये सारे मेन आपने क्राफ्ट पर्सन्स देखे, चाहे आप इन्हें क्राफ्ट कह लें, चाहे आप इन्हें आर्टिजन कह लें, जैसा सही लगता है आप इन्हें कह सकते हैं। अब अल्टीमेटली क्या होगा, ये सभी के सभी लोग जिस भी किसी एरिया में रह करके काम कर रहे हैं, उस एरिया में कुछ चेंजेस आने शुरू होंगे। वो क्या होंगे, इस पर्टिकुलर टाइम में एग्रीकल्चर में बहुत स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशन आएगा और उसका रीज़न रहेगा आयरन, और आयरन के प्लॉशेयर आएंगे। ये एक खासियत है। तो आयरन प्लॉशेयर की वजह से अब आप वो कर सकते हैं जो अब तक नहीं हो रहा था। अभी तक आप क्या कर रहे हैं, अपर गैंजेटिक बेसिन रीजन, जहां पर वुडन प्लॉशेयर के साथ एग्रीकल्चर हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं होता। लेकिन अब ये जो मिडल गैंजेटिक बेसिन है, गोमती, घाघरा, गंडक का ये सारा इलाका और गंडक के आगे का इलाका भी, ये सारे के सारे इलाके में जहाँ पर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल आप कहते हैं, इस हैवी रेनफॉल जोन को, जहाँ पर एलुवियल सॉइल्स हैं, और उन एलुवियल सॉइल्स की हार्ड टेक्सचर को आप आयरन प्लॉशेयर से टिल कर सकते हैं। तो इस वजह से आयरन प्लॉशेयर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जोन में दो कामों के लिए यूज़ हुआ। सबसे पहला हमने उससे बड़े पैमाने पर लैंड को टिल किया, और दूसरा आयरन प्लॉशेयर ही, दूसरा आयरन यूज़ हुआ फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए। तो आपको बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट क्लियरेंस नज़र आएगी। अब ये दो चीज़ें हुई हैं, आपने लैंड प्रेपरेशन कर ली, फॉरेस्ट को क्लियरेंस कर लिया, इसकी वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा हुआ। एग्रीकल्चर जब सरप्लस में गया तो अल्टीमेटली ये जो सेक्शन क्राफ्ट कर रहा है, इस क्राफ्ट सेक्शन को जिस जगह पर ये हैं उसी जगह पर बैठ करके परमानेंटली और होल टाइम एज अ जॉब ये काम करने का मौका मिला, क्योंकि उन्हें अब फूड ग्रेन्स की टेंशन नहीं है। उसका रीज़न क्या है, एक वर्ग बीच में क्रिएट हुआ, और इस वर्ग की हम बात करें तो ये वर्ग है मर्चेंट्स का, मर्चेंट्स, और इन्हें वेसास कहा गया है, वेसास। मर्चेंट्स का वर्ग क्रिएट हुआ, जो मर्चेंट्स क्या कर रहे हैं,
सामान एक जगह से खरीद के दूसरी जगह ले जा रहे हैं। जैसे इनसे ये सारा क्राफ्ट खरीदा, क्राफ्ट वर्क, और ये जहाँ जहाँ पर एग्रीकल्चरल सोसाइटी को ज़रूरत है उसे दिया। एग्रीकल्चर सोसाइटी से फूड ग्रेन्स ली और इन क्राफ्ट लोकेशंस को दिया। तो अल्टीमेटली जो एग्रीकल्चरल फार्मर है वो भी अपने एरियाज़ में लोकलाइज हुआ, जो क्राफ्ट पर्सन है वो भी अपने एरिया में लोकलाइज हुआ, और ये दोनों के इस लोकलाइजेशन इम्पैक्ट को कैटलाइज किया उस मर्चेंट और ट्रेडर ने। और इस लोकलाइजेशन से ये जो जनपद थे, इन जनपदों के साथ इनका अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो लैंड, वो पर्टिकुलर रीजन इनकी प्रॉस्पेरिटी का सिंबल हो गया, और ये उसी जगह पर टिकने शुरू हो गए हाई लेवल पर। तो लैंड के साथ अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगा है लोगों का। लोकलाइजेशन इम्पैक्ट है, एग्रीकल्चर का सरप्लस इसका रीज़न है, एंड मर्चेंट एंड ट्रेडर वर्ग का स्ट्रांगली क्रिएट होना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जिसकी वजह से अब आप कुछ खास चीज़ें देखेंगे, आपको कुछ पर्टिकुलर लोकेलिटीज़ दिखेंगी जहाँ पर आपको यही लोग सेंटर्ड दिखेंगे जो नॉन फार्म एक्टिविटी करते हैं, और इन्हीं के वहाँ पर कंसंट्रेट होने से आपको अर्बन और सिटी लाइफ जनरेट होती नज़र आएगी। समझ आई बात? तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो ये क्राफ्ट लोकेशंस इम्पॉर्टेंट सिटी लाइफ के तौर पर ऑब्जर्व होंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये वो सारी चीज़ें हैं जो किंग को ज़रूरी है। अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर किंग को मेटल और मेटल से बने इम्प्लीमेंट, इक्विपमेंट्स, टूल्स और वेपन्स चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किंग को बहुत बड़े पैमाने पर क्लॉथ और अदर एस्पेक्ट्स की ज़रूरत है। आर्मी है, उसकी यूनिफॉर्म है, राजघराने की मेंटेनेंस है। पॉटर हैं तो आपको बड़े पैमाने पर सॉइल और सॉइल से काम करना है, ब्रिक्स बनानी है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। कारपेंटर है, रथकार का इम्पोर्टेंट आप जानते ही हैं। ये सारी चीज़ें किंग को चाहिए। तो जब ये सारा कुछ एक पर्टिकुलर लोकेशन पर किंग को मिल रहा है, तो ये जो क्राफ्ट बेस्ड सिटीज़ हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंटली अट्रैक्ट कर रही हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल को, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल को। और जब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल यानी कि द कैपिटल ऑफ द रूलर इनके जगह पर कंसंट्रेट होती है, तो इन सिटीज़ को डबल थ्रस्ट मिलता है और ये बिग अर्बन एरिया के तौर पे बूस्ट होती हैं, क्योंकि फिर रूलर यहाँ पर ट्रेड को, क्राफ्ट एक्टिविटीज़ को, मर्चेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। इससे इनके ग्रोथ में दुगनी रफ्तार आती है और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और बिग अर्बन सेंटर बनते हैं। बहुत हाई लेवल अर्बनाइजेशन आपको अपीयर होती है। क्लियर है जी? तो इस अर्बनाइजेशन की बात करें तो सिस्टमेटिकली इन चीज़ों को आपको समझना होगा। कैसे? चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। इस समय में अगर आप देखें तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे सपोज करिए मैं आपके सामने ये बनाता हूँ, ये इंडिया है, ये मार्कर ख़त्म है, स्टार्ट। अब अगर हम ध्यान से देखें इस पीरियड में, तो आप बस इमेजिन करिए ये गंगा रिवर है, इसको ऐसे इमेजिन करिए, ठीक है? तो गंगा रिवर जो है, इसमें नीचे से ये सोन रिवर जा रही है और ये गंगा से सोन कनेक्ट हुई यहाँ पर, और इसके नीचे ये यहाँ से ऐसे पुनपुन रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है बिहार में, पुनपुन। तो पुनपुन रिवर जा रही है और यहाँ पे आपको क्या दिखता है? मगध, दैट इज इंपॉर्टेंट एरिया, मगध। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मगध के ईस्ट में, अगर आप देखें मगध के थोड़ा ईस्ट में यहाँ पे अंग है, अंग राजा कर्ण हुआ करता था। तो अंगराज, अंग बंग ऐसे करके जिक्र आता है। अंग कहाँ पर है? अब इनके आज इस तरह से याद करते हैं। मगध कहाँ पर है? तो मगध की अगर हम बात करें तो पटना, इंपॉर्टेंट बात, गया और शाहाबाद। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। आज अगर आपको मगध ढूंढना है तो जाइए ट्रेन पे, पटना, गया, शाहाबाद, ट्राइंगल बनता है, ये मगध है। क्लियर है जी? फिर आपसे भी पूछे ये अंग किधर है? अंग जाइए मुंगेर और भागलपुर, मुंगेर और भागलपुर का इलाका बिहार। तो मुंगेर और भागलपुर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये अंग। तो ये अंग यहाँ पर स्थापित है। तो मगध की राजधानी क्या होगी? अगर देखें तो मगध की पहली राजधानी राजगृह, और अगली राजधानी ये पाटलिपुत्र।
और इसी तरह से आपसे कोई अंग की राजधानी क्या है, तो रिवरिन पोर्ट, एक नदी का पोर्ट है चंपा, चंपा, जैसे चंपा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे कभी मान लीजिए कि गंगा नदी का डेल्टा है तो चंपा, ये दो याद हो गए, जैसे महाजनपद ही चल रहे हैं बस। तो मगध, मगध के थोड़ा सा ईस्ट में अंग, अब थोड़ा सा मगध के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर है वज्जी। वज्जी क्या है, कॉन्फेडरेसी है। किन की कॉन्फेडरेसी है, टोटल 8 गणराज्य, 8 संघाज, उनकी कॉन्फेडरेसी है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सारे सेटल्ड हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, लिच्छवी, लिच्छवी। तो लिच्छवी की कैपिटल यहाँ पर कौन सी है, वैशाली, तो वैशाली। और आज तो जगह ही है वैशाली, इंपॉर्टेंट लिच्छवी वैशाली आज की डेट में जगह है। इसके बाद अगर हम लिच्छवी से आगे आते हैं तो थोड़ा सा लेफ्टवर्ड आ जाता है तो मल्ला, मल्ला, मल्ला एक इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। मल्ल भी एक गणराज्य हुआ करता था, ओके। इसके बाद थोड़ा सा वेस्ट आते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा शाक्य, शाक्य कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के शाक्य, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के गणराज्य आपको दिख गए इस टाइम पर, तो इसको आप कह रहे हैं वज्जी, ओके। अब थोड़ा सा इन गणराज्यों के थोड़ा सा वेस्ट की तरफ आए तो यहाँ पर आपको कुछ नजर आएगा। यहाँ पर नदी फ्लो कर रही है इस तरह से, और यहाँ पे आपको सरयू नदी, और सरयू नदी की विसिनिटी का ये एरिया है, यहाँ पे आपको नजर आएगा कौशल, कौशल। कौशल की मेन एरिया क्या है, अयोध्या, अयोध्या। कौशल का मेन एरिया कौन सा था, अयोध्या। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो कौशल भी एक उस समय महाजनपद है। इसी तरह से अगर आपने ये मगध देखा है तो ये मगध के थोड़ा सा ऊपर ये बनारस का इलाका है ना, यूपी का इलाका है। तो बनारस, वाराणसी में यहाँ पे आपको देखा है काशी, काशी की कैपिटल क्या है, वाराणसी, वाराणसी, ओके। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, गंगा यमुना से मिल रही है, तो जहाँ गंगा यमुना से मिल रही है ये सारा इलाका क्या है, वत्स, वत्स, कैपिटल कौशाम्बी, कौशाम्बी, वत्स का इलाका कौशाम्बी। इसके बाद आप ऊपर चले जाइए तो यहाँ पर आपको हल्का सा पंचाल जो फेड हो गया है, पंचाल फेड हो गया है, और इसके ऊपर कुरु, कुरु भी फेड हो गया गंगा यमुना दोआब में। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट कौन हो गया, मथुरा, माने सुरासेन, सुरासेना माने मथुरा, मथुरा, ओके। इसके ऊपर आप चले जाइए नॉर्थ वेस्ट पे तो तक्षशिला, तक्षशिला राजधानी क्या है, गंधार, ठीक है। तो उसके गंधार और पुष्कलावती, ये मैं राजधानियां लिखवा दूंगा, तो पुष्कलावती। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हाई लेवल पे, यहाँ से नीचे से मैंने बताया चंबल, यहाँ पे जगह कौन सी, उज्जैन। तो उज्जैन की दो, उज्जैन का नॉर्दर्न रीजन क्या है, अवंती, उज्जैन का साउदर्न रीजन महिष्मती। महिष्मती मूवी देखी बाहुबली, तो महिष्मती, महिष्मती में जो उसने वेपन यूज किया है ना बल्लाल देव ने, जो उसका रथ चलता है तो आगे कच 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 मेस चल रहा है ना आगे, ये अजात शत्रु का वेपन है। अजात शत्रु जो हिस्टोरियन रूलर है, अजात शत्रु ने इसी दम पर सारे महाजनपदों को हराया है और अपना महाजनपद जीता है। तो उसके पास एक खास रथ था, वो जब चलता था आगे गधे चलते थे, गधा जो हनुमान जी रखते हैं वो चलता था, छर 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 लोगों को उड़ाते जाता था। और ये पहला इन्वेंशन है, उसने फर्स्ट टाइम ऐसा वेपन यूज किया है जो किसी ने नहीं, और उसने पहली बार वो यूज किया जब आप खास तरह से रथों के साथ बम मतलब बड़े बड़े पत्थर बांध रहे हैं और उड़ा के जाता किले की दीवार पे लगता है तो धमस कर देता है। ये दो टेक्निक्स उसने यूज की जिसकी वजह से वो जीता है, वो अभी पढ़ेंगे। तो ये ऐसे करके आपको महाजनपद कुछ पता चले। आपने देखा मगध, आपने देखा अंग, आपने देखा गणराज्य वज्जी, आपने देखा कौशल, आपने देखा काशी, आपने देखा वत्स, आपने देखा पंचाल, आपने देखा कुरु, आपने देखा तक्षशिला, जरूरी था ना गंधार, और अब आपने देखा नीचे उज्जैन, अवंती, ये है, ठीक है। बाकी दो चार छुटपुट हैं वो कर लेंगे। कहानी को समझते हैं, कहानी क्या है। इस पीरियड में दो चीजें होंगी बहुत स्ट्रांग। ये जितने भी जनपद जो महाजनपद में कन्वर्ट हुए हैं उसका रीजन ही ये है, एग्रीकल्चर में बूम आना। एग्रीकल्चर से बूम आने की वजह से राजा के पास सोर्स आ गया कि वो एक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्युमुलेट कर ले इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस, उसको वो आर्मी को दे इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, उसको वो अपनी ब्यूरोक्रेसी को दे इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, और उसको वो स्टॉक करके रखे अच्छे बेहतर वेपन प्रिकोर करने के लिए, अच्छे टैलेंटेड वॉरियर्स प्रिकोर करने के लिए, और एम्बेसी मेंटेन करने के लिए अलग अदर पावर्स के साथ।
इसकी वजह से जनपद स्ट्रॉन्ग महाजनपद बने, पैलेसेस आए, फोर्टिफिकेशन हुई, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनाई गई, एक हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स आया और एम्बेसीज मेंटेन की गई। तो प्रॉपर स्टेट नजर आता है, राष्ट्र नजर आता है। ये बात क्लियर हुई। अब हर कोई इस चाहत में है कि हम आगे ही आगे बढ़ें और हर कोई एक दूसरे से इंक्रोच कर रहा है। तो 600 से 323 बीसी का पीरियड है ऑल फाइटिंग पीरियड। इस पीरियड में बहुत घमासान युद्ध होंगे और भयंकर युद्ध होंगे, क्योंकि इस टाइम पर जो रूलर है वो एक तरह का वार लॉर्ड है। उसका काम केवल युद्ध ही युद्ध करते चला जाना है। उस लेवल पर आपको इस टाइम के आर्ट एंड आर्किटेक्चर नहीं नजर आते, वो नजर आएंगे जब आएगा मौर्य का पीरियड, क्योंकि स्टेबिलिटी कब मिलेगी? मौर्य के टाइम में। उसके पहले आपको क्या मिलेंगी? वॉर्स, बैटल्स और इस तरह की चीजें। वाई वेपन बनेंगे, क्योंकि आयरन की इंपॉर्टेंस पता लगी। तो अब मैं समझाता हूँ इन चीजों ने कैसे रोल प्ले किया। शुरुआत करते हैं मगध से। सभी महाजनपद इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली मगध एम्पायर बन गया, ये कैसे हुआ उसको समझना जरूरी है। सबसे पहला डेडिकेशन दिया जाता है इसके ऑल एडवेंचरस एंड ऑल एंटरप्राइजिंग रूलर्स को, जिनमें सबसे पहला रूलर है बिंबिसार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका टाइम है 5। अब से हिस्ट्री का सारा टाइम चलेगा। तो जो आपने पहले नई एनसीईआरटी में ओपन हिस्ट्री पढ़ी है, अब प्रिसाइज होगी। तो इसका टाइम है 544 बीसी। किसी को टाइम तो नहीं पता। आपकी एनसीईआरटी आर एस शर्मा में ब्लंडर मिस्टेक, महावीर जैन का जन्म 540 बीसी बताया हुआ है, और 540 बीसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो फिर तो काम ही सारा समस्त हो जाता है। मतलब बुद्ध पहले आए हैं और फिर जैन बाद में आए हैं, क्योंकि बुद्ध का जन्म पहले बताया जा रहा है 563 बीसी के अराउंड। तो ये तो कांड हो ही सकता। जैन पहले हैं, महावीर पहले हैं, बुद्ध बाद में। तो महावीर का जन्म 599 बीसी में हुआ, क्योंकि एक जैन टेक्स्ट ऐसा कहते पाया जाता है कि जैन 6ठी शताब्दी में आए, 6ठी शताब्दी में ही चले गए। तो मतलब 599 में आए हैं और 72 साल जिए हैं, तो 527 या 28 में चले गए। आई बात समझ में? मैंने बहुत पहले 599 डेट बताई थी ना, वो कल्चरल इंडिया जो वेबसाइट है उसकी डेट है, और वो करेक्ट डेट है। ठीक है, एनसीईआरटी की डेट ठीक नहीं है। अब रेक्टिफाई हुई है कि नहीं, इसलिए कंट्रोवर्शियल है। तो नई एनसीईआरटी ने कभी डेटें नहीं बरती हैं, ऑलवेज उसने पीरियड बताए, सेंचुरीज बताई। ठीक है, शुरुआत 544 बीसी में कौन गद्दी पर बैठता है? बिंबिसार। अब याद रखना है मेरे बच्चों, ये किस डायनेस्टी के हैं? हरियंका डायनेस्टीज। अब आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। एक मेंस का क्वेश्चन आएगा कि मगध का प्रोमिनेंस समझाओ, तो आपको हरियंका डायनेस्टी से शुरू होकर के मौर्य डायनेस्टी तक जाना है। ठीक है, और बीच में कौन कौन सी डायनेस्टी, तो रूलर का नाम भी जरूरी है, डायनेस्टी भी। तो बिंबिसार एक रूलर है हरियंका डायनेस्टी से। माइंड ब्लोइंग पर्सन, कैसे मगध को सुदृढ़ करता है। 2 परसेप्शंस, जहां डिप्लोमेसी चली वहां डिप्लोमेसी चलाई, जहां वॉर करनी थी वहां वॉर की। सबसे पहला काम समाप्त किया। अंग बहुत तंग कर रहा था, कहता अंग समाप्त करना जरूरी है, पहले बगल को स्थापित करो। अंग समाप्त, अंग को कंट्रोल करके चंपा हाथ में ले ली, और चंपा रिवरिन पोर्ट था, उसे कंट्रोल करना जरूरी था, क्योंकि वेल्थ एक्युमुलेट करनी जरूरी है, तभी सेना आएगी। तो अंग पहले वैनिश। इसके बाद अंग का जिक्र नहीं आएगा, वो मगध में ही मिल गया। मगध इधर को एक्सपेंड हो गया। अब कौन तंग करता है, बहुत परेशान करता है? कौशल। कौशल भी राज्य बहुत बड़ा है, तो सेकंड टारगेट कहते कौशल को किसी तरह से सेट करो, बाकी सब तो कर देंगे। तो अब बिंबिसार क्या करेगा? बिंबिसार के 3 विवाह होंगे, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मैरिटल अलायंसेस का सिस्टम मगध राज्य में बिंबिसार ने शुरू किया है, जो बाद में मौर्य ने भी फॉलो किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अलग अलग राज्य से रानियां ली हैं, और उसका कारण ये है कि मगध के ब्लड में ये चीज है, वो मैरिटल अलायंसेस करता है, डिप्लोमेसी। तो कौशल, महाकौशल राजा है। महाकौशल कौन है? राजा। उनका बेटा है प्रसेनजीत, आगे जाके इसका जिक्र आना है। प्रसेनजीत की बहन और महाकौशल की बेटी कौशला देवी। तो कौशला देवी से इसका क्या होता है? विवाह। तो कौशल नरेश की पुत्री से इसने क्या किया? विवाह। सेकंड एस्पेक्ट। अब दूसरा कौन तंग कर रहे हैं इन्हें? ये लिच्छवी, ये वैशाली। तो ये कंट्रोल में नहीं आते, गणराज्य। तो इसमें क्या करेगा? लिच्छवी गणराज्य से जो मेन राजा है वो है कौन है? चेटक। चेटक। और चेटक की पुत्री कौन है? चेलना। तो चेटक की पुत्री चेलना से भी ये विवाह कर लेता है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और यहाँ पे बड़ी खतरनाक चीज है, महावीर जैन। महावीर जैन का जन्म किसके घर हुआ? पिता सिद्धार्थ, माँ त्रिशला, पत्नी यशोदा। तो पिता सिद्धार्थ तो ठीक है, लेकिन माँ त्रिशला किधर से आई है?
लिच्छवी प्रिंसेस। महातिशवा कौन है? लिच्छवी प्रिंसेस। बिंबिसार की वाइफ कौन है? लिच्छवी प्रिंसेस। तो महावीर जैन और बिंबिसार वंशज भगत आपस में रिलेटिव थे, हमेशा याद रखना, ठीक है। आपस में कौन थे? रिलेटिव। इसका बेनिफिट मैं समझा दूंगा आगे जैन को क्या मिला। तो चेटक की पुत्री चेलना से विवाह कर लिया, और इसके बाद तीसरे मद्र राजा, पंजाब राजा किसी से काबू नहीं हुए कभी, इसे मध्य प्रदेश कहा गया है। तो मध्य राज्य से भी एक विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को भी पंजाब राज्य से विवाह करना पड़ा था, क्योंकि जो सारे ट्राइबल में से जो ट्राइबल कभी कंट्रोल नहीं हुआ वो है मध्य, पंजाब रीजन, तो वो कभी नहीं आया इनके कंट्रोल में। तो मध्य राज्य से भी तीनों से विवाह कर लिया, शांत। यह है मैरिटल अलायंसेस। इसके बाद ऐसा कहते हैं कि रेगुलरली एम्बेसी बुलाता था और भेजता था, रेगुलरली एनवॉयज आते जाते थे, और तक्षशिला तक, गंधार के राजा तक ने इसके यहाँ पे एम्बेसी भेजी है। तो यहाँ से पता लगता है कि वहाँ तक रूल सेटल है। तो ये सारे कारणों से इसने मगध के रूल को डिप्लोमेटिकली और इस वे में सेटल किया। इसके बाद इसका पुत्र आता है अजात शत्रु, और वो इसको मार के आता है। तो ये एक वंश है जिन्हें पितृहंता कहा जाता है। बेटा पिता को मार के ही आया गद्दी पे जब भी आया। तो अजात शत्रु का टाइम कौन सा है? ये 544 से बिंबिसार 492 तक चला था, ठीक है जी। अब 492 से 460 तक अजात शत्रु गद्दी पे है। अजात शत्रु गद्दी पे बैठा है, ये ऑल अग्रेसिव है, और ये कहता है कि मैरिज और अलायंस साइड में रखो। इस तरह से जो चूं चैं करते हैं ये लोग, ये प्रॉब्लमेटिक है। तो उसको चाहिए डायरेक्ट कंट्रोल, वो है डायरेक्ट कंट्रोल। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ तो आई कैन कंट्रोल। तो पूछा जाता है अब कैसे करोगे? कहता सिस्टमेटिकली। जब भी महाकौशल की पुत्री कौशला देवी से विवाह हुआ था बिंबिसार का, तो वो दहेज में लेकर के आई थी काशी। तो बिंबिसार को काशी दहेज में मिल गया था। दहेज में कैसे? 1 लाख का रेवेन्यू था उस समय काशी का। इससे ये पता लगता है करेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो 1 लाख रेवेन्यू आता था, लेकिन अभी भी तो काशी है तो किसका? कौशल नरेश का ही, मतलब वो जब चाहे नाक में दम कर देगा। अब जैसे ही बिंबिसार की हत्या कर दे रहा है अजात शत्रु, तो माँ तो ची ची करेगी, वो कौशला देवी, ये क्या किया, पिता को मार दिया। वो अपने भाइयों को फोन लगाएगी या अपने पिताजी को, ये देखो फोन मैंने कबूतर उड़ाएगी, मुंह में कुछ देके, वो पढ़ेंगे ओ माय गॉड पिता मार दिया, ये कल को माँ को भी मार देगा, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो वो कह रहा है इतना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम्हारा, मतलब तुम मेरे नगर में घुस रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या सिस्टम चल रहा है। तो पहले तो वो सेट करेगा कौशल, भयंकर युद्ध, और बहुत लंबा युद्ध है ये। तो कौशलों को सेट करके प्रसेन जीत का काम तमाम, मैंने अंकल का मर्डर कर दिया है, अब कोई टेंशन की बात नहीं, मामा जान उड़ा दिए हैं, काम समाप्त। कौशल बिल्कुल शांत, और कौशलों को समझा दिया चुप रहना। कौशलों के बाद आता है ये वज्जियों पे, और वज्जियों के बारे में वो सलाह कर रहा है बुद्ध से, कहता है इनका क्या सिस्टम है, इनको मैं हरा सकता हूँ कि नहीं। तो बुद्ध उसे समझा रहे हैं कि पता करो वहाँ पे सिस्टम क्या चल रहा है, डेमोक्रेसी है कि नहीं। तो वो देख रहा है जितना भी हो डेमोक्रेसी जो भी, 16 साल युद्ध चला है, 16 ईयर्स उसने वज्जियों के साथ, लिच्छवियों के साथ फाइट करी है। फाइनली अपनी ये जो 2 टेक्निक्स मैंने अभी अब समझाई, वो खास रथ, वो खास बम फोड़ने वाली टेक्निक, वो चैरियट्स, ये यूज किए हैं, तो लिच्छवी हराया है, इसको शांत कर दिया। लिच्छवी खत्म, कौशल खत्म, काशी कंट्रोल में, काशी अपने हाथ में, अंग तो पहले ही खा लिया था, सारा रीजन ऑल इन ऑल किसका? अजात शत्रु का, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन उज्जैन से लड़ाई चल रही है, किसकी? बिंबिसार की भी और इसकी भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये लड़ाई कभी भी रुक नहीं पाई, और उज्जैन पर जीत उस लेवल पर मिल नहीं पाई। तो मुद्दे की बात क्या है? बिंबिसार के समय में उज्जैन से युद्ध होता है, और उज्जैन में राजा कौन है? प्रद्योत। बहुत खतरनाक युद्ध है ये, ना प्रद्योत हारेगा ना बिंबिसार हारेगा। एट द एंड दोनों सलाह कर लेते हैं कि सेटिंग ही कर ले तो बेटर है, तो दोनों मिल जाते हैं, शांत मतलब ट्रीटी हो जाती है। इसका प्रमाण यहाँ से मिलता है कि जब प्रद्योत को जॉन्डिस हुई थी टीलिया, तो प्रद्योत ने यानी कि उज्जैन ने रिक्वेस्ट की थी इसको, किसको? ये मगध को, कि अपना राज्य वो वैद हमें भेजो। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जीवक कौन था? राज्य वैद, इसके पास उस समय सारी बीमारियों के इलाज थे, जीवक। तो उसने जीवक को भेजा उसके इलाज के लिए, राजा प्रद्योत के, और जीवक ने जाके प्रद्योत को सेट कर दिया। प्रद्योत ने बदले में बोला मतलब सब कुछ तुम्हारा, जान भी तुम्हारी, जो चाहिए बता देना, उज्जैन मुक्त है, तुम जैसे मर्जी आ जाओ, तुम्हें कोई तंगी नहीं होगी। अजात शत्रु आया, उधर से वो जीवक के एहसान भूल चुके थे,
इधर से अजात शत्रु को उन्होंने देखा कि मतलब ये तो बहुत एग्रेंडाइजमेंट की पॉलिसी फॉलो करता है, वो पहले चालू हो गए उज्जैन, कहते हैं ये चढ़ाई करे, ये अभी कौशल और लिच्छवी में बिजी है, इसका काम तमाम कर दो। अजात शत्रु ने किसी तरह से रिस्ट्रेन किया, बोला रोको इनको, इनको मैं समझाऊंगा। लिच्छवियों का काम तमाम किया, उज्जैन और अवंती उड़ा दिए और कंट्रोल में ले लिए। ये दोनों इसलिए पावरफुल थे क्योंकि दोनों के पास आयरन माइनिंग्स थी। उज्जैन को ईस्टर्न मध्य प्रदेश की आयरन माइनिंग्स का फायदा मिला था और मगध को साउदर्न छोटा नागपुर प्लेटू की। और बाद में आपको पता है कि वो आयरन मेहरौली पिलर वो क्यों बन पाया, क्योंकि उज्जैन में कहाँ किसका कंट्रोल है, विक्रमादित्य 2 का। तो कुल मिलाकर के आयरन वर्कर बड़े पुराने और बड़े स्ट्रांग है। तो उज्जैन को भी हरा देता है यहाँ पर अब अजात शत्रु, और ऑल पावरफुल बन करके बैठा है। अजात शत्रु का काम समाप्त हो जाएगा, बेटा आएगा उदयन, ठीक है, इसका नाम है UDAYIN, उदयन। उदयन आकर के अजात शत्रु का काम तमाम, गद्दी पे बैठ गया है। पीरियड है 460 और ये कब तक रूल करेगा, 432। तो 432 में उदयन आके गद्दी पे बैठा है। अजात शत्रु के समय में एक चीज हुई थी, क्योंकि बार बार उज्जैन आक्रमण कर रहा था, तो अजात शत्रु ने वो जो राजगृह है, जो 5 पहाड़ियों के बीच में जगह थी, उस 5 पहाड़ियों पे दीवार बनाई थी। तो ये क्वेश्चन आएगा कि राजगृह राजधानी की दीवार किसने बनाई है, जो अभी भी मिलती है, अजात शत्रु, मैंने अभी अजात शत्रु बोला, अजात शत्रु ने बनाई थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये अजात शत्रु ने बनाई थी। इसके बाद उदयन आएगा, उदयन का भी काम पूछा जाएगा आपसे कि उदयन ने क्या किया। उदयन आया और उदयन ने देखा, कहता पिताजी ने कौशल भी ले लिया, लिच्छवी भी, अंग भी, सब अपना है, तो जब हिमालय से विंध्या तक हम ही हम हैं, तो फिर दिक्कत की बात क्या है। एम्पायर को जरा सेंटर में लेके जाते हैं, तो पाटलिपुत्र में एक पैलेस बनाएगा, पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र, इसकी खासियत क्या है, नीचे से सोन है, इधर पुनपुन नदी है, यहाँ से गंगा आ रही है और ऊपर से गंडक आ रही है। तो ऊपर से गंडक, नीचे से सोन, फिर ये गंगा और इधर पुनपुन। तो कुल मिलाकर के यहाँ पाटलिपुत्र बनाना चारों तरफ पानी से घिरा है। अगर राजगृह पर्वतों से घिरी थी तो ये पानी से घिरा था, इसलिए पाटलिपुत्र को इतिहास में जल दुर्ग कहा गया है। जल दुर्ग, वाटर फोर्ट। ये क्वेश्चन आता है कि जल दुर्ग कौन था, जल दुर्ग कहाँ पे था, तो वाटर फोर्ट और हाई लेवल सिक्योरिटी। दूसरा, ये बिल्कुल एम्पायर के सेंटर में था, एम्पायर का सेंटर था, और इससे वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट भी कंट्रोल करेगा। अब कुल मिलाकर के ये रूल कर ही रहा था उदयन। पैलेस पुलिस बनाया, पाटलिपुत्र आया, सेटिंग हुई। ये हर्यंका डायनेस्टी में, वहीं पर शिशुनाग, जो इन्हीं के राज दरबारों में काम करते थे, शिशुनाग वंश वालों ने आकर के इनको गद्दी से उतारा, और अब पोजीशन पे आएगी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी, ये शिशुनाग डायनेस्टी के रूलर कुछ समय के लिए कैपिटल को वैशाली भी लेकर के गए हैं, थोड़ा और स्ट्रांग वे में कंट्रोल करने के लिए कि ये गणराज्य मानते नहीं। इनके बारे में यही इंपॉर्टेंट बात है। कालाशोक और अदर नाम के रूलर इस शिशुनाग डायनेस्टी में हुए हैं। इसके बाद जो मगध एम्पायर को सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रांग और एकदम हाई लेवल पे पहुंचाने का रूल है, वो नंद डायनेस्टी का है, जिसके बाद आएंगे नंदास। और नंद डायनेस्टी का रूलर महापद्मनंदा। तो महापद्मनंद ने मगध एम्पायर को पूरा सेटल कर दिया था हर तरफ से। सारे के सारे रूलर आसपास के वैनिश कर दिए थे। जो सब्जुगेशन अचीव कर गए थे उनको सब्जुगेट कर लिया था, अधीन ले लिया था। जो नहीं मान रहे थे उन्हें डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था। ट्रेड और कॉमर्स हाईली फ्लरिश किया, मिलिट्री बहुत ज़बरदस्त एस्टेब्लिश की थी। और नंदों की यही मिलिट्री, जिसमें 2 लाख पैदल सैनिक हुआ करते थे, 20,000 कैवलरी हुआ करती थी, 6,000 एलिफेंट हुआ करते थे, इसी का जिक्र सुन करके अलेक्जेंडर भारत में घुसा नहीं। ये नंदों का ही वेलौर था, उन्हीं की खासियत थी। तो महापद्मनंद ने बहुत कंसोलिडेट कर दिया, ब्यूरोक्रेसी बना ली, महामात्रास बना लिए, मंत्री वर्ग बना लिया, ब्राह्मण को हाई लेवल पोजीशन दे दी, अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया। नगर बिल्कुल सेटल चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत तगड़ा रूलर था। डेथ हुई, काम खत्म हुआ, वंशज आ गए सारे भोग विलासी, और गद्दी पे कौन है, धनानंद। और धनानंद है लास्ट रूलर जिसके टाइम पे एक्चुअली अलेक्जेंडर का इन्वेजन होना था, और धनानंदों का सारा झंडा उखाड़ा है एंड में मौर्यों ने, और गद्दी पे बैठा चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का चैप्टर आप अलग से पढ़ने वाले हो ना। तो मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि मगध की ग्लोरी को अचीव करने की गाथा बिंबिसार ने शुरू की थी, जिसमें दिग्विजय इंपॉर्टेंट है, स्वर्ड से विन करना जरूरी है।
जैसे रोका है अशोक के कलिंग युद्ध ने। तो बिंबिसार का अंग से शुरू किया गया युद्ध अशोक के कलिंग युद्ध पे जाके समाप्त होता है, ऐसा लिखने में आता है इतिहास में। इस तरह के दौर से मगध गुजरा है, चाहे कभी वो हर्यंका थे, कभी शिशुनाग थे, कभी नंद थे, कभी मौर्य थे। तो इस तरह की डायनेस्टीज मगध ने देखी हैं। ओके जी, समझ में आई? ये एरियाज भी समझ आ रहे हैं, ये फाइट और सारा सिस्टम भी समझ आ रहा है। जब ये समझ आ ही गया है तो फिर और क्या चाहिए आप लोगों को, जो बहुत अच्छे समझ आना चाहिए। इस समय में क्या होगा, एसी बंद करना। अगर इस समय की हम बात करें तो मेन स्टे क्या है? हमने मगध के बारे में बात की और हमें लगा कि रूलर्स की वजह से इतना स्ट्रांग होता है। ये एक रीज़न है, सिर्फ एक रीज़न नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो आपको पता है। राजगृह, जो बिंबिसार के समय में गिरिवराज कहा जाता था, तो इसकी कैपिटल का पहला नाम गिरिवराज था, जो बाद में राजगृह हुई और आज की डेट में बिहार में से राजगीर कहा जाता है। तो गिरिवराज, राजगृह, राजगीर, ये इस जगह का नाम है। तो ये जो पर्टिकुलर जगह है, ये पहाड़ों की वर्णमाला 5 श्रृंखलाओं से घिरी हुई थी। तो 5 तरफ से पहाड़ों से घिरे होना, एक तरफ जहाँ ओपन है उसको स्टोन्स के साथ बंद किया हुआ था, ये इसको सेफ्टी देता था। सेकेंड एस्पेक्ट था वहीं पर आयरन मिल जाना, और आयरन की इस प्रिक्योरमेंट की वजह से आयरन वेपन्स, टूल्स, ये चीज़ें बनने की वजह से काफ़ी स्ट्रांग हो जाना। यही आयरन की उस समय की वॉरियर क्लासों को ज़रूरत होती थी, और जिन वॉरियर क्लासेस को इनकी नीड है, आप उनको ये सप्लाई किया करते थे। और अल्टीमेटली उनको सप्लाई करने से आपको जो इनकम जनरेट होती थी, जैसे बाकी सभी तो गंगा के मैदान में है ना, उनके पास तो आयरन का सोर्स नहीं है, उनको भी तो वेपन चाहिए ना, तो आपको उनको सब एक्सपोर्ट भी तो करोगे। उनको जब आप सप्लाई करते हो तो आपको इनकम होती थी, उस इनकम से आपने और आर्मी रखी और उस वेल्थ की बेसिस पर आपकी आर्मी और अदर ऑफिसर्स स्ट्रांग हुए। तीसरा एस्पेक्ट, जो रिवरिन आइलैंड्स या रिवरिन पोर्ट आपने कंट्रोल किए, जैसे चंपा, उसके थ्रू आप पहुंच जाते हैं गंगा के डेल्टा तक, और फिर गंगा के डेल्टा के थ्रू आप ईस्टर्न कोस्ट से लगते हुए साउथ तक जाते हैं। वहाँ से आइवरी, जेम स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स और स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें आप अपने पास मंगाते हैं, और फिर उसका पूरे उत्तर भारत में व्यापार होता है। इससे आपको फ़ायदा सीधा सीधा कस्टम और टोल टैक्स के थ्रू होता है। इसने आपको वेल्थ जनरेट करने में स्ट्रॉन्ग किया। फिर ध्यान से देखें तो पाटलिपुत्र की बात आती है। तो पाटलिपुत्र में देखिए, अगर कोई भी सामान पाटलिपुत्र में लैंड हुआ है तो वहाँ से सीधा नॉर्थ जा सकें गंडक के थ्रू, वहाँ से सीधा साउथ आ सकता है सोन के थ्रू, वहाँ से ईस्ट और वेस्ट डेल्टा तक, और फिर सीधा हिमालय नॉर्थ वेस्ट तक जा सकता है गंगा के थ्रू। तो ये जो 3 नदियाँ अटैच हो रही हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कनेक्शन आपको प्रोवाइड कर रही हैं, ये इंपॉर्टेंट रिवर ट्रैक्ट की खासियत थी। ये सारे रीजंस अगर आप देख लें तो ये आपको इंपॉर्टेंट बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वो पर्टिकुलर रीजन है जिसमें फर्टाइल सॉइल की भरमार थी, और इस फर्टिलिटी की वजह से एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग था, और एग्रीकल्चर सरप्लस की वजह से आपके पास टैक्स कलेक्शन कंटिन्यूअस था। इसकी वजह से आपको बहुत बड़ी सहायता मिली है रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी और पैलेसेस मेंटेन करने में, इसलिए आप इतने बड़े स्ट्रांग रूलर बन पाए हैं। ये सारी इस समय की खासियतें हुआ करती थी। मुद्दे की बात यह है कि अगर आप लेटर वैदिक पीरियड को देखें तो उस टाइम पर जो रिवर का कॉन्फ्लुएंस एरिया होता है, जो रिवर की विसिनिटी एरिया होता है, वहाँ पर क्योंकि नेचुरली ही एरिया क्लीन होता है, वहाँ पर लोग बस जाया करते थे। लेकिन उसके बाद का जो पीरियड है, यहाँ पर पर्टिकुलरली रिवर का साइड एरिया चुना गया, रिवर बैंक एरिया, जहाँ पर आप रिवर फॉरेस्ट को क्लियर करके रह रहे हैं, इसका मेन जिम्मेदार ही आयरन हुआ करता था। और आयरन पे कंट्रोल होना इंपॉर्टेंट बात है। यही कारण अवंती के साथ थी, क्योंकि उज्जैन का भी आयरन पे कंट्रोल था। इसलिए आप देख सकते हैं कि पूरा महाजनपद पीरियड कन्फ्रंटेशन में उलझा रहा मगध और उज्जैन की। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि किसका फाइट सबसे स्ट्रांग रहा, तो मगध और उज्जैन के बीच में युद्ध हमेशा चलता रहा। सेकेंड एस्पेक्ट अगर हम देखें तो इस टाइम पर इकोनॉमी में बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस आते हैं, जिसका बेनिफिट मिलता है। लेटर वैदिक पीरियड से ही श्रेणियों का वर्ग सुनने को मिलता रहा। वो श्रेणी वर्ग इस समय सेठी के तौर पर पूरी तरह से मजबूत हो चुके हैं, और आपको अलग अलग जगहों पर 500 पॉटर की शॉप्स, आइवरी वर्कर्स की कॉलोनीज और इस तरह के जिक्र बुद्ध और जैन ग्रंथों में मिलते रहेंगे। अगर आप देखें तो सुत्तलदास नाम की एक जगह पाई जाती है वैशाली में, जहाँ पर 500 दुकानें पाई गई हैं पॉटर की। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो मेटल वर्कर हैं, जिसमें आयरन वर्कर इंपॉर्टेंट है, पॉटर बनाने वाले हैं, आइवरी वर्कर्स हैं, वीवर्स का एक ग्रुप है। ये सारे सेठी या श्रेणी खुद को गिल्ड में ऑर्गेनाइज करते हैं। गिल्ड में ऑर्गेनाइज करने की वजह से ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल की प्रिक्योरमेंट, प्रोडक्ट की सेलिंग, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर ऑर्गेनाइज हो पाती हैं।
और इसकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही ट्रेड एंड कमर्स बहुत हाई लेवल पर फ्लरिश करने लग जाता है, जिसका बेनिफिट सीधा सीधा रूलर को होता है, क्योंकि इस टाइम पर इनसे टोल रिसीव किया जाता है और वो टोल एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इनकम का। तो इकोनॉमी में आए चेंजेस सीधा सीधा कॉरेस्पॉन्ड करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और ये श्रेठी और श्रेणी वर्ग है जिसने बैंकर का काम भी किया, और इनके बैंकर के तरह काम करने की वजह से जो लेंडिंग जनरेट हुई, उस लेंडिंग की वजह से जो नए वर्ग क्रिएट हुए, जैसे इंपॉर्टेंट टाउन यानी कि इंपॉर्टेंट अर्बन एरियाज, इंपॉर्टेंट विलेजेस, और उन अर्बन एरियाज और विलेजेस के बीच में जो सब अर्बन एरियाज क्रिएट हुए जिन्हें सब अर्ब कहा जाता है, जहाँ पर छोटे वर्कर रह रहे हैं, उनको खड़ा होने का मौका मिला, उनको पैसा मिला और वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट हुआ रूलर के लिए। ये खासियत थी, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्रेड एंड कॉमर्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स किया इस समय में गंगा नदी और समुद्री रास्तों का। अगर आप बात करते हैं गंगा के डेल्टा की, तो वहाँ पर जगह है ताम्रलिप्ति, और ताम्रलिप्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट के तौर पर इस समय डेवलप हुआ है और उसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रेड के लिए। तो ट्रेड जितना ज़्यादा डेवलप होगा, मर्चेंट वर्ग उतना स्ट्रांग होगा, और मर्चेंट वर्ग जितना ज़्यादा सामान विलेज से टाउन तक, टाउन से अर्बन एरियाज तक, और फिर अर्बन एरिया से विलेज तक लेकर के जाएगा, हर किसी को अपने पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही इनकम जनरेट होने लग जाएगी। तो हर कोई एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया तक टाइम स्पेंड करने की वजह से प्रोडक्ट में स्पेसिफिकेशन अचीव करेगा, और उस स्पेसिफिकेशन की वजह से ग्रोथ रिपीटेडली बहुत स्ट्रांग होगी, मंडियां क्रिएट होंगी, और जनरेशन टू जनरेशन वो टैलेंट ट्रांसफर होता रहेगा, माइग्रेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। इसकी वजह से आपको पेरेनियल सप्लाई ऑफ टैलेंटेड और एक्सपर्ट आर्टिजन्स और क्राफ्ट पर्सन मिलता रहेगा, जो इस समय में होता रहा, जिसकी वजह से ट्रेड की इस वजह से ये क्राफ्ट एंड आर्टिजन वर्क बहुत स्ट्रांगली चलता रहा और लंबे समय तक चला। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सोसाइटी में खास तरह के चेंजेस आते हैं। अगर हम सेटिंग की बात करें तो सेटिंग कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज की गई, 3 तरह के विलेजेस बनाए गए, और उस समय में जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट विलेज रहा करता था वो मेन विलेज हुआ करता था, टिपिकल विलेज, जिसमें सभी वर्ण के लोग एक साथ रहते हैं अपने टिपिकल अरेंजमेंट के साथ। इसके बाद सेकंड विलेज सब अर्बन विलेज हुआ करता था, जो मेनली क्राफ्ट वर्कर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया विलेज था, जो इंटरमीडिएट लिंक क्रिएट करता था टिपिकल विलेजेस और अर्बन एरिया के बीच में। टिपिकल विलेजेस से क्रॉप्स प्रिक्योर करके लाई जाती थी इस सब अर्बन एरियाज में मर्चेंट्स के थ्रू, और इन पर्टिकुलर एरिया से जो क्राफ्ट है वो टिपिकल विलेजेस में और सिटीज में ले जाया जाता था इन्हीं मर्चेंट्स के थ्रू। और सिटीज में जो मेन क्राफ्ट बन रहा है उसको एज अ रॉ मटेरियल लाया जाता था इन सब अर्बन एरियाज तक, और सब अर्बन एरिया से फिनिश प्रोडक्ट और कई बार रॉ मटेरियल भी ले जाया जाता था मेन अर्बन एरियाज तक। तो कुल मिलाकर के ये सब अर्बन एरियाज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे उस समय में, विलेज को फ्लरिश करने में, अर्बन एरियाज को फ्लरिश करने में, रॉ मटेरियल सप्लाई करने में। तो ये इनकी खासियत थी। ये टिपिकल विलेजेस की खासियत थी कि वो सोशल जो वर्ण सिस्टम है उसको कंसंट्रेट करके रखें। इसके अलावा विलेजेस नज़र आते हैं जो कंट्री साइड, विलेज साइड के बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, जहाँ से शुरू हो रहा है ट्राइबल लाइफ, यानी कि जंगल शुरू हो रहे हैं, मतलब अर्बन एरिया, सब अर्बन एरिया, टिपिकल विलेजेस, देन थर्ड टाइप ऑफ विलेज, दीज टाइप ऑफ विलेजेस जो एकदम विसिनिटी पे है, लास्ट बॉर्डर पे हैं, मार्जिन पे हैं, और वहाँ से शुरू हो जाती है ट्राइबल लाइफ। तो यहाँ पर कौन रह रहे हैं? यहाँ पर प्रिमिटिव सेक्शंस रह रहे हैं जो अभी भी शायद गैदरिंग का काम कर सकते हैं, हंटिंग का काम करते हैं। तो ये फॉरेस्ट से प्रोड्यूस ला करके टिपिकल विलेजेस या सब अर्बन एरियाज को दे रहे हैं, और अल्टीमेटली बदले में वहाँ के जो कुछ वेपन्स या अदर आर्टिकल्स जो उन लोगों को चाहिए जो अभी भी हंटिंग या अदर एक्टिविटीज़ में लगे हैं, उनको सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। तो ये उनके साथ लिंक एस्टैब्लिश करने का काम कर रहे हैं। हाथियों की सप्लाई यहाँ से हो रही है बड़े पैमाने पर, लेटेक्स यहाँ से सप्लाई हो रहा है, रबर यहाँ से सप्लाई हो रहा है, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ से सप्लाई हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो माइनिंग और अदर चीज़ें कराने में हेल्प करता है। इस तरह की विलेज सेटिंग से बहुत लेवल पर इनको फ़ायदा हुआ, ये एक बात थी। सेकंड एस्पेक्ट अगर हम देखें सोसाइटी के लेवल पर, तो वर्ण सिस्टम के बारे में इस समय में अगर हम बात करें तो वर्ण सिस्टम काफ़ी कंसंट्रेट हो चुका है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला सिस्टम स्ट्रांग हो चुका है, और इसको बर्थ के बेसिस पे कंसंट्रेट किया गया है। अब इसमें ऐसा हो रहा है कि जो क्राफ्ट पर्सनस हैं, अलग अलग क्राफ्ट विलेजेस क्रिएट हो रहे हैं, और वो विलेजेस धीरे धीरे टाउन में कन्वर्ट हो रहे हैं या फिर अर्बन एरियाज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये सभी जनरेशन टू जनरेशन हेरिडिटरी अपने बच्चों को यही काम सिखाते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जाति बन जा रहे हैं। ये क्राफ्ट अर्बन एरियाज या क्राफ्ट टाउन एरिया जाति में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये जातियों को उन्हीं वर्णों के 4 फोल्ड में एडजस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वर्ण सिस्टम तो 4 ही हैं, लेकिन उसमें जातियाँ आती जा रही हैं। तो हर वर्ण में जितनी ज़्यादा जातियाँ आती जाएंगी,
तो एक वर्ण में नीच और उच्च जाति वाले कई कंसेप्ट आ जाएंगे। ऐसे में जो हाईएस्ट वर्ण में हाईएस्ट ऑर्डर से बिलोंग करता है, जाति से बिलोंग करता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा लग जाएंगी, दूसरों के साथ इंटरमिंगल होने से, दूसरों के साथ इंटरडाइनिंग, बातचीत और बाकी चीज। तो रिचुअल्स, रिवाज प्योरिटी बेस्ड हो गए और कंसंट्रेट हो गए, अंतर जातीय विवाह रोके गए, इंटरकास्ट डाइनिंग्स को बंद किया गया और प्योरिटी और इम्प्योरिटी का सवाल बड़ा बन गया इस समय में। इस चीज़ का ख्याल तब रखना होता है जब हम एक ही वर्ण में कई सारी जातियों को एडजस्ट करते हैं। बिग बॉस के हाउस में आप देखिए सेलिब्रिटीज़ के साथ नॉन सेलिब्रिटीज़ को रखिए तो सेलिब्रिटी कंसंट्रेट हो जाते हैं, मतलब वो रेगुलेटेड हो जाते हैं, काफ़ी नॉन सेलिब्रिटी से इंटरमिंगल नहीं होना चाहते। यही सेम चीज़ वहाँ पर होती है कि अब घर तो एक ही है, दोनों को रहना है तो खुद को बचा करके आप ही रखो, वरना आप इम्प्योर हो जाओगे या आपकी रिस्पेक्ट पे बात आ जाएगी। तो ये जाति प्रथा, जातिवाद बहुत स्ट्रांग हुआ इस पर्टिकुलर टाइम में, इसको आपको समझना है। शूद्र और वुमेन की सिचुएशन एट पार कर दी गई है। लेटर वैदिक पीरियड से ये शुरुआत हुई। लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन को फिर भी यज्ञ और अदर सेक्रीफिशियल एक्टिविटीज़ में जो सपोर्टिव एक्टिविटीज़ थी वो करने की परमिशन थी, अरेंजमेंट्स और बाकी चीज़ें करने की परमिशन थी। लेकिन अब बिल्कुल वो शूद्र के बराबर है, वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती, वेद सुन भी नहीं सकती हैं, यज्ञ में परमिशन नहीं है उसको, कोई अदर एक्टिविटी करने की आज़ादी नहीं, घर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ वो कर सकती हैं। ऐसे में दो लोगों की पोजीशन में बहुत डिग्रेडेशन आता है। क्षत्रिय जिसको सुप्रीम माना गया है, लेकिन ब्राह्मण उससे सुपीरियर है। तो क्षत्रिय का काम है, वो वारलॉर्ड है, वो रूलर है, प्रोटेक्टर है, टैक्स कलेक्शन करना और लोगों को प्रोटेक्ट करना। ब्राह्मण जो टीचर है, वैद्य है, पुरोहित है, जो मंत्री का भी काम कर रहा है, और जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्रीकरण के काम है वो सारे ब्राह्मण ही कर रहा है। तीसरे लेवल पर है वैश्य, जिसको गृहपति भी कह दिया इस समय में। वैश्य अल्टीमेटली काम करता है, वो हाउस होल्ड कॉमनर है, एग्रीकल्चर वर्क करेगा, ट्रेडिंग करेगा, आर्टिजन है, क्राफ्ट पर्सन भी वही है और मर्चेंट भी वही है, सारे काम वही कर रहा है। शूद्र का काम है सिर्फ और सिर्फ इन द्विजों को, इन ट्वाइस बॉर्न को, जो तीनों के तीनों ट्वाइस बॉर्न हैं, तीनों उपनयन संस्कार करते हैं, दोबारा जन्म होता है, इनको केवल सर्व करना। तो वो उसका काम है, एग्रीकल्चर लेबर का काम करे, क्राफ्टमैन लेबर का काम करे, या फिर हाउस होल्ड लेवल या सर्वेंट का काम करे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है, ये उसकी खासियत है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से सोसाइटी में ये सारा वर्ण सिस्टम काफ़ी बड़े पैमाने पर कंसंट्रेट हुआ। शूद्र और डिग्रेड हुआ बड़े लेवल पर, शूद्र के ऊपर बहुत सारी बाउंडेशंस लगा दी।